engineering students, this is Professor Moinul Hassan, and today we are going to discuss your reading comprehension topic. So let's start the topic of reading comprehension. Dear students, reading comprehension is a challenging task for some students. Mostly it's a neglected task, and it's observed that students face real difficulties in reading comprehension. So let's start the topic and let me discuss some of the important points which can help you in doing the task of reading comprehension. The first and the foremost tip is to pay special attention to the instructions. There are instructions before the questions. There is a passage and then there are questions, and before the questions, the instructions, before the passage, the instructions are very important. After that, we have to observe the two reasons of reading the questions before the passage. ये एक बहुत ही क्लासिकल किस्म की डिबेट है कि पहले पैसेज पढ़ा जाए या पहले क्वेश्चंस पढ़े जाएं। कुछ टीचर्स इस चीज़ के हामी हैं कि पहले पैसेज पढ़ा जाए। ये क्लासिकल मेथड है कि पहले पैसेज पढ़ा जाए और उसके बाद सवालों को पढ़ के उनका जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ पे हम आपको दो वजूहात बताएंगे जिनकी वजह से आपको पहले क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। टू रीजंस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज। पहली वजह यह है कि पैसेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सपोज देयर आर 100 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, जो कि सब के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड नहीं हैं। इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस, तो वो 10 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं जो कि पैसेज में मौजूद हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 90 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन पैसेज में मौजूद हैं, वो हमारे लिए इतने कीमती या इतने अटेंशन सीकिंग नहीं होने चाहिए जितने कि ये 10 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो हम किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि पैसेज पढ़ते हुए हमने किन 10 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है अगर हमने पहले क्वेश्चंस ना पढ़े हुए हों। इसलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेना बहुत मुनासिब एक्टिविटी है। दूसरी वजह पहले क्वेश्चंस को देखने की ये है कि जब आपने क्वेश्चंस ही ना देखे होंगे तो आपको ये कैसे अंदाज़ा होगा कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में मौजूद है। अगर क्वेश्चन ने किसी जगह पे कोई कमेंट करने को कहा है, किसी की ओपिनियन पूछी है, और अगर आप वहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट को चूज़ कर लेते हैं तो और अगर वो ओपिनियन नहीं है तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शंस तो बहुत क्लोज हुआ करती हैं, तो इतनी क्लोज ऑप्शंस में अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा तो फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि पैसेज पढ़ते हुए हमने किस चीज़ पे फोकस करना है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। यहाँ पे हम जनरल बात करेंगे कि पैसेज कितने किस्म के हैं या उनमें रीडिंग की किन किन नौइयत की रीडिंग इन्वॉल्व है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग एक्टिविटीज। वन इज स्किमिंग and the other is scanning. Skimming means general reading for general idea or general impression of the writer's thinking. And scanning means reading for particular focused facts and figures. इसकी हमने कुछ आपको further bifurcation भी बताई है। जैसे skimming प्री रीडिंग भी होती है कि आप रीडिंग पैसेज को कंप्लीट रीड करने से पहले थोड़ा सा उसको एक बर्ड आई व्यू से देखते हैं। दैट इज प्री रीडिंग। ड्यूरिंग द टास्क, इफ देयर इज अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स यू टू स्किम, इफ देयर इज अ जनरल क्वेश्चन, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपको क्वेश्चन टाइप्स पे डिटेल से बात करूंगा नेक्स्ट बोर्ड पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन टाइप्स हैं। तो उन क्वेश्चन टाइप्स में कुछ क्वेश्चन टाइप्स स्किमिंग रिक्वायर करती हैं, जैसे जनरल आइडिया का क्वेश्चन है, जैसे कंक्लूजन का क्वेश्चन है, समरी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस स्किमिंग रिक्वायर करते हैं, और वो वाली स्किमिंग हमने ड्यूरिंग द टास्क करनी है। और फिर
रिव्यू स्किमिंग भी होती है, जो कि हम जब टास्क अटेम्प्ट कर चुके हैं तो हमें एक रिक्वायरमेंट फील होती है कि हम देख लें कि हमारे आंसर्स ठीक हैं या नहीं। वो भी रिव्यू स्किमिंग भी स्किमिंग की एक टाइप है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्कैनिंग की बात करते हैं, इसकी बाइफरकेशन की। स्कैनिंग इज सिलेक्टिव रीडिंग फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए स्कैनिंग की जाती है फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर डिटेल्स। इसकी स्किमिंग और स्कैनिंग की एग्जाम्पल मैं अगर आपको देना चाहूं तो वो ये है कि अगर आप पूरी चीज में से, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने राइटिंग लिखी हुई है और इसमें से कोई आपसे कहे कि आप रेड राइटिंग को ढूंढ के बताएं, तो इस रेड राइटिंग को ढूंढने के लिए आप जो फोकस करेंगे वो सिर्फ इस एरिया पे होगा और इस एरिया पे होगा, और इस ब्लू को और ब्लैक को आप जस्ट फोरगो करते जाएंगे और इसको निग्लेक्ट करते जाएंगे। दिस इज स्कैनिंग। और अगर आपसे कहा जाए कि ब्लैक को स्कैन करें तो फिर आप रेड को और ब्लू को फॉरगो करते जाएंगे और निग्लेक्ट करते जाएंगे। तो स्कैनिंग से रिलेटेड और स्किमिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनको देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। Okay students, now let's discuss the question types of reading comprehension. The first question type is title or main idea of the passage. The title or main idea of the passage is a very important and most frequent question. अक्सर ही ये क्वेश्चन मौजूद होता है और ये एक बुनियादी सवालों में से एक सवाल है। ये सवाल, जैसे कि पीछे हमने आपको जब स्किमिंग और स्कैनिंग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि जब क्वेश्चन टाइप्स पे हम जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन से स्किमिंग के ऊपर मबनी हैं और कौन कौन से स्कैनिंग के ऊपर मबनी हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो टाइटल और मेन आइडिया का क्वेश्चन है, ये टाइटल और मेन आइडिया का क्वेश्चन स्किमिंग के ऊपर मबनी है, यानी कि आपने ओवरऑल एनालिसिस देना है। जब आपसे टाइटल या मेन आइडिया पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपसे वो बात पूछी जा रही है जो राइटर ने, जो पैसेज लिखने वाले ने जनरली ओवरऑल स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैसेज बयान की है, और वो उसका थीम है, क्रक्स है, बुनियादी आइडिया है। तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्किमिंग करनी है, यानी आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह से पे फोकस नहीं करना। पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को एक जनरली आपने देखना है तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि ये जो क्वेश्चन है, यानी कि टाइटल और मेन आइडिया का क्वेश्चन, ये मोस्टली पहला सवाल होता है, मोस्टली पहला सवाल हुआ करता है। लेकिन इसको अगर आप एंड में अटेम्प्ट करेंगे और अगर आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इस पे ज़रा गौर कीजिए, जो मैं टिप आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अगर आप पहला ही क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप एक परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। वो परेशानी ये हो सकती है कि इसका जवाब देने के लिए तो पूरे पैसेज का पता होना ज़रूरी है, लेकिन हम अभी शुरू में ही इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी हमने पैसेज पूरा नहीं पढ़ा। तो आप इसको थोड़ा सा कर्टेल कीजिए और बाद में थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिटेन कर लीजिए, और इसके बाद वाले क्वेश्चंस जो कि स्कैनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिए कि आपने इसको याद रखना है कि आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया और इस पे आपने वापस लौट के आना है। ये एक थोड़ी सी नॉन एकेडमिक टिप है, लेकिन ये काम करती है और फायदेमंद है। उसके बाद देखिए वोकैबुलरी। डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी डायरेक्टली पैसेज में अगर मौजूद हो और उसका क्वेश्चन ना आया हुआ हो तो फिर तो कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। यानी कि पैसेज में अगर मुश्किल से मुश्किल वर्ड भी यूज़ हो जाए तो आप उसको उसका कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका जनरल आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं, और वो आपकी पैसेज की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि होते हैं या वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं पैसेज में, जो कि सिनोनिम्स की शक्ल में मोस्टली होते हैं, तो उस सिनोनिम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको
बहरहाल थोड़ी सी वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना है। हम इस सीरीज में, आपकी एंट्री टेस्ट की सीरीज में, वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड जो आगे भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें हम आपको वोकैबुलरी डेवलपमेंट की टिप्स देंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं मुख्तसरन आपको वोकैबुलरी के लिए बता देता हूँ कि आपको एक तो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स और प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के मदर वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, रूट्स एंड स्टेम्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के सारे अल्फाज की बुनियाद हैं। अगर हम एक रूट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स और एटलीस्ट डजन्स ऑफ वर्ड्स उस वर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे बायो है, बायो एक रूट है और ये हंड्रेड्स और एटलीस्ट डजन्स ऑफ वर्ड्स में इस्तेमाल हुई है और इन सब वर्ड्स में इसका मतलब जिंदगी है। मिसाल के तौर पे बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी, सिम्बियोसिस एंड अ लॉट ऑफ अदर वर्ड्स। और इसी तरह से वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने के लिए आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और उसके अलावा फिर भी आप पैसेज से हेल्प ले सकते हैं। सिनोनिम के क्वेश्चन को या वोकैबुलरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप पैसेज में उसके कॉन्टेक्स्ट से हेल्प ले सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट के जरिए देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन या कंट्रास्ट में इस्तेमाल हुआ है या पॉजिटिव टोन या नेगेटिव टोन में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्कैनिंग फॉर डिटेल्स, सॉरी मेकिंग इन्फरेंसेस। अब मेकिंग इन्फरेंसेस जो है ये क्वेश्चन डिडक्शन का क्वेश्चन है या आपने अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज को इस्तेमाल करना है और ये भी आंसर डायरेक्टली पैसेज में मौजूद नहीं होगा, एज सच मौजूद नहीं होगा, उसको आपने थोड़ा सा इन्फर करना है। दो लफ्ज याद रख लीजिए, इम्प्लाई एंड इन्फर। इम्प्लाई का मतलब है कोई चीज़ ढके छुपे अल्फाज में बयान करना और इन्फर का मतलब है उसी ढके छुपे अल्फाज में बयान की गई बात को समझना। तो इम्प्लाई एंड इन्फर, राइटर ने जो चीज़ इम्प्लाई की हुई है क्वेश्चन आपसे उसको इन्फर करने का पूछेगा। मिसाल के तौर पे इसकी कुछ मिसालें आगे आ रही हैं, यहाँ पे भी एक मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर पैसेज में संडे का वर्ड यूज हुआ है और संडे को इतवार वाले दिन कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं टुमारो वील डू इट, तो अब वहां पे मंडे का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है कि वो वाला काम वो कैरेक्टर्स कब करेंगे तो उसका आंसर मंडे होगा, हालांकि पैसेज में मंडे मेंशन्ड नहीं है। तो ये इन्फरेंस के क्वेश्चंस की एक एग्जांपल थी, इससे आगे हम इस पे और भी बात करेंगे। उसके बाद टोन का क्वेश्चन है, मूड एंड एटीट्यूड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस भी हाँ एक किस्म के इन्फरेंस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि राइटर डायरेक्टली तो ये नहीं कहता कि मेरी टोन ये है या मेरा मूड ये है, कह भी सकता है लेकिन मोस्टली नहीं कहता, लेकिन उसका जो टोन ऑफ द राइटिंग होगी उससे हमें अंदाजा होगा कि उसका टोन किस तरह का है और वो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होंगी, वट एवर, हैप्पी, सैड और वट एवर, जो भी ऑप्शंस होंगी तो उसको हमने पैसेज से टैली करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शंस। देखिए कुछ वर्ड्स पैसेज में ऐसे होंगे जो कि हमें इस चीज में मदद देंगे कि राइटर बहुत सारी बातें करने के बाद किसी एक चीज को उनसे मुख्तलिफ करार देता है। पर्टिकुलरली अगर एक्सेप्ट का वर्ड मौजूद है तो ये हमारी हेल्प कर सकता है कि बाकी सारी चीज़ों के अलावा, इसके अलावा पैसेज में अगर कुछ बिल्डिंग्स का जिक्र हुआ है, कुछ पर्सन्स का जिक्र हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पैसेज में मंदरजा झैल में से कौन सी बिल्डिंग, कौन से शख्स, कौन सी चीज़, कौन सी बात का जिक्र नहीं हुआ। एक टिप जहन में रखिए कि ये क्वेश्चन भी बेहतर है कि आप एंड में करें, सारे बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद करें और टाइटल वगैरह के या जनरल क्वेश्चंस के करीब उनके साथ करें। उसकी वजह यह है कि ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है और एक्सेप्ट से मुराद ये है कि वो चीज़ जो कि पैसेज में बयान नहीं हुई, तो जो चीज़ें तो बयान हुई हैं वो तो पैसेज में मौजूद हैं और आप जब पैसेज पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने के लिए और बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, तो वहाँ तक तो वो तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ मौजूद ही नहीं है
वो जब आप पैसेज पूरा पढ़ चुकेंगे और बाकी क्वेश्चंस के भी जवाब दे चुकेंगे तो देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अटेम्प्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन टाइप है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट का होता है और इसमें जो अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शंस हैं उनसे पहले 1 2 एंड 3 ऑप्शंस दी गई होती हैं और पीछे फिर उसके बाद अल्फा बीटा और चार्ली जो है और डेल्टा वो हमें ये पूछते हैं कि 1 और 2, 2 और 3, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, इस तरह करके वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो ये बेसिकली ये थेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखें मेकिंग रेफरेंसेस। मेकिंग रेफरेंसेस बुनियादी तौर पे एक प्रोनाउन रेफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आपसे ये पूछा गया हो कि ये वाली लाइन में, लाइन नंबर फ्ला लाइन में या पैराग्राफ नंबर व्हाटएवर में ये कोई प्रोनाउन जो यूज हुआ है, ही, शी, इट, दे, व्हाटएवर, वो मंदरज झैल में से किसको रेफर करते हैं। तो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में पैसेज में से कुछ कैरेक्टर्स के या कुछ चीज़ों के या कुछ जगहों के नाम होंगे, उनमें से आपने उस प्रोनाउन रेफरेंस के हिसाब से बताना है। यहाँ पे ग्रामर भी आपकी हेल्प कर सकती है कि प्रोनाउन जो है वो सिंगुलैरिटी प्लूरलिटी के हवाले से और जेंडर के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से वो कुछ चीज़ों के साथ रेफर कर सकता है और कुछ के साथ नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए एक टिप भी हमने लिखी है कि द मैनर एंड मैटर ऑफ क्वेश्चन स्टेम्स। जो क्वेश्चन स्टेम्स हैं उनके मैटर पे तो मैंने आपसे बात कर दी है, अब इसके मैनर पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन स्टेम्स जब पूछे जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का सवालिया जुमला होता है, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या ये सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट के बाद हमसे ऑप्शन पूछी गई है। ये चीज़ें यानी कि द मैनर ऑफ द क्वेश्चन स्टेम एंड हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को जहन में रखते हुए ये चीज़ हमें ऑप्शन में मदद दे सकती है चूज़ करने में, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसी होंगी जो कि उसको ग्रामेटिकली फॉलो नहीं कर रही होंगी क्वेश्चन स्टेम को। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस कर लिया।